हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, जो कि है हमारा जीएस पोस्टमार्टम क्लास, यानी कि जनरल स्टडी पोस्टमार्टम क्लास, जिसके तहत दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के द्वारा अभी तक जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं या यूके पीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं, इन वीडियोज में हम उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और उससे संबंधित अन्य प्रश्नों के बारे में या अन्य फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ताकि अगर एग्जाम में आगे आने वाले भविष्य में इन टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप आसानी से उन्हें सॉल्व आउट कर सकें। और दोस्तों, इस सीरीज आपके उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स वीडियो सहित 854 पदों, कनिष्ठ सहायक 746 पदों, आगामी एसआई भर्ती, पुलिस भर्ती और पटवारी भर्ती हेतु काफी महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। ये आज इसका प्रथम पार्ट है और अगर आप लोग इस सीरीज को सपोर्ट करेंगे तभी ये सीरीज फिर आगे हमारी कंटिन्यू रह पाएगी, क्योंकि काफी लंबे समय से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर उत्तराखंड की दृष्टि से भी आप थोड़ा सा जो नेशनल जीके वाला पोर्शन है उसे कवर करते हुए चलें, क्योंकि उत्तराखंड में अभी प्रेजेंट टाइम पे अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इस सीरीज को अधिक से अधिक शेयर करना है और साथ में अपने दोस्तों को भी बताना है हमारे चैनल के बारे में। इसके साथ साथ में हमारी उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज पोस्टमार्टम क्लास नाम से चल रही है दोस्तों, जिसमें 55 पार्ट हमने कर लिए हैं, हिंदी में 8 पार्ट हमने कर लिए हैं और आज हमारा ये जनरल नॉलेज का पार्ट 1 रहने वाला है। अगर आप लोगों के व्यूज अच्छे आए, आप लोगों ने सीरीज को सपोर्ट किया, तो आगे भी आप लोगों का सीरीज कंटिन्यू चलते रहेगी। और आज के इस सीरीज में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वैयक्तिक सहायक 17 मार्च 2021 को यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जीएस वाले पोर्शन में, उसके बारे में 17 मार्च को ये पेपर हुआ था प्रथम शिफ्ट में, उसके 10 प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इन प्रश्नों के आधार पर आप ये भी काउंट कर सकते हैं दोस्तों कि आगामी समय में भी क्या पैटर्न रहेगा, यानी कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा ही यह पेपर कंडक्ट कराया गया था। आपका वीडियो और 746 पद का पेपर भी यूके ट्रिपल एससी ही कंडक्ट करवाने वाला है और पेपर का लेवल यही रहेगा। जीएस काफी अच्छे लेवल की पूछी जा रही है दोस्तों, तो आपको तैयारी भी कुछ अच्छे लेवल की ही करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चरमपंथी है? हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्सट्रीमिस्ट? फिरोज शाह मेहता, एमजी रानाडे, विपिन चंद्रपाल और दादा भाई नौरोजी। अब दोस्तों, इस चरमपंथी के लिए आप एक शब्द और प्रयोग कर सकते हैं, गरमपंथी नेता। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1885 में हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना के बाद में पहले दोस्तों इसमें एक ही गुट हुआ करता था, जिसे हम कहते हैं उदारवादी गुट या फिर नरमपंथी गुट। नरमपंथी गुट, अब ये उदारवादी या नरमपंथी गुट के अंतर्गत क्या होता था कि इनका जो प्रमुख उद्देश्य होता था वह होता था कि संवैधानिक तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाना तथा जो अंग्रेजों की न्यायप्रियता के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाना इनका मुख्य उद्देश्य था, जिन्हें हम कहते हैं नरमपंथी या फिर उदारवादी नेता। अब ये उदारवादी नेता कौन कौन से हुए? जैसे कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रनाडे, दी सावाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। ये क्या थे? कांग्रेस के कुछ उदारवादी नेता थे। उसके बाद में जैसे जैसे आईएनसी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे बढ़ी दोस्तों, तो उसमें एक और दल सामने उभर कर आया गरमपंथी नेताओं का, जिसे हम कहते हैं चरमपंथी नेता, गरमपंथी नेता या गरम नेता। आप लोग ने बार बार ये चीजें पढ़ी होंगी कि गरमपंथी नेता, चरमपंथी नेता या गर्म दल और नर्म दल। तो जो चरमपंथी नेता थे ना, यह गर्म दल के नेता कहलाते थे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये कहते थे कि अंग्रेजों से भीख मांगने से हमें स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, इसलिए अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, संगठन बनाने पड़ेंगे और अपनी उपेक्षाओं से हम जीत सकते हैं। हमें अंग्रेजों के सामने हाथ नहीं जोड़ने हैं, हमें अपनी इच्छाओं से जीतना है। तो चलिए आप प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन चरमपंथी है? चरमपंथी का मतलब क्या होता है दोस्तों? गर्म दल से संबंधित नेता। गर्म दल का मतलब आप ये कह सकते हैं कि चरमपंथी नेता या उग्रपंथी नेता भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो प्रश्न आपसे ना, ये प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। गर्मदली नेता कौन है पूछ लेगा, चरमपंथी नेता कौन है पूछ लेगा, या उग्रपंथी नेता इसमें से कौन सा है पूछ लेगा, गर्मपंथी विचारधारा का नेता कौन सा है पूछ लेगा। तो निम्न से कौन चरमपंथी नेता है दोस्तों? वो है विपिन चंद्रपाल। अब देखिए, नॉर्मली आपको याद रखना है कि गर्म दल के 3 नेता, लाल, बाल और पाल। लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। ये 3 दोस्तों प्रमुख चरमपंथी नेता थे, जिन्हें हम गर्मदली नेता या उग्रपंथी नेता के रूप में भी जानते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? इनका मुख्य उद्देश्य था कि भीख मांगने से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, हमें स्वावलंबन, संगठन और संघर्ष से स्वतंत्रता लेनी पड़ेगी। और इन्हीं लाल, बाल और पाल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 प्रमुख स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 प्रमुख स्तंभ कौन कौन कहलाते हैं, तो लाल, बाल, पाल 3 प्रमुख स्तंभ कहलाते हैं। इसके साथ साथ ही दोस्तों एक और थे इसमें, कौन? अरविंद घोष।
अरविंद घोष भी कौन थे? चरमपंथी नेता थे। चरमपंथी यानी कि उग्रपंथी, या फिर आप इन्हें गर्मदली नेता भी कह सकते हैं। ये 4 नाम दोस्तों आपको जरूर याद रखने हैं, आगे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गए चरमपंथी नेता या गर्मदली नेता। अब दूसरे थे कौन? नर्मदली नेता, जिन्हें हम कहते हैं उदारवादी नेता या नरमपंथी नेता। तो वो नेता कौन कौन से थे, इनके नाम भी नोट कर लीजिएगा आप। दादा भाई नौरोजी, 3 ऑप्शन तो इसमें जो है वो दोस्तों नरमदली नेता या फिर उदारवादी नेताओं के, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गया, एमजी रनाडे हो गया, फिरोज शाह मेहता हो गया। इसके साथ साथ में दीन सावाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी क्या है? प्रमुख उदारवादी नेता हैं। और ये अपनी मांगे ये कहते थे कि अंग्रेजों के से संवैधानिक तरीके से हम भारत को विजयी कराएंगे, या प्रतिवेदन, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल, इस आधार पे हम भारत को स्वतंत्रता दिलाएंगे। लेकिन दोस्तों इस आधार पे स्वतंत्रता नहीं मिल सकती थी, ये हम सभी लोगों को पता था। इसी कारण क्या होगा कि बाद में हमारा कांग्रेस के ही 2 दल बन जाएंगे, कौन? गर्म दल और नर्म दल, जिन्हें हम कहते हैं चरमपंथी दल और नरमपंथी दल। अब दोस्तों यहीं से एक प्रश्न और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में उग्रवाद के उदय का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में उग्रवाद के उदय का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाता है। यहीं से दोस्तों अब एक प्रश्न और आता है, जैसे मैंने गर्मदल, नर्मदल या चरमपंथी और नरमपंथी के बारे में आपको बताया, तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में नरम दल और गर्म जल का विभाजन हुआ था? और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो कांग्रेस का 1907 का दोस्तों सूरत अधिवेशन, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी ने करी थी। और इसी 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। गर्म दल, या आप कह सकते हैं कांग्रेस का नरमपंथी या चरमपंथी दलों में विभाजन हो गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने करी थी? रास बिहारी बोस ने करी थी। अब यहीं से एक और प्रश्न आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल के मध्य समझौता हो गया था, यानी कि फिर से कांग्रेस लीग में समझौता हो गया था, या गर्म दल नरम दल में समझौता हो गया था? तो 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करी थी किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने, अंबिका चरण मजमूदार या मजूमदार ने इनकी अध्यक्षता करी थी। और इसी 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल का समझौता भी हो गया था, यानी कि कांग्रेस लीग का समझौता हो गया था। तो प्रश्न यहां से ये भी बन सकता है कि किस वर्ष सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी 2 भागों में विभक्त हुई थी? तो 1907 में कांग्रेस पार्टी सर्वप्रथम 2 भागों में विभक्त हुई थी, गर्म दल और नरम दल 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने कर दी। दूसरा प्रश्न, कांग्रेस लीग के मध्य समझौता कब हुआ, या फिर से कांग्रेस के नर्म दल और गर्म दल के मध्य समझौता कब हुआ? तो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने करी थी। इतने पॉइंट आप लोग को यहां से डायरेक्टली दोस्तों याद कर लेने। और निश्चित ही मैं बता रहा हूं, जितनी भी फैक्ट मैंने अभी तक बताया ना, यहां से यूके ट्रिपल सी 5 से 6 बार प्रश्न पूछ चुका है। डायरेक्टली कभी कभी ये पूछ देगा कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, या 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, या कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म दल और नर्म दल के मध्य में समझौता हुआ था? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म दल और नर्म दल का विभाजन हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में आपको एक चीज और बता रहा हूं, अगर आप आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अच्छे से पी जाओ, अच्छे से पढ़ लो। किसने अध्यक्षता करी थी? प्रथम मुस्लिम कौन था अध्यक्षता करने वाला? प्रथम कौन था? महिला कौन थी? फैक्ट्स क्या क्या थे? कौन उस टाइम पे गवर्नर जनरल था? ये सारे फैक्ट आप इनके बारे में याद कर लो। 1 या 2 प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम्स में यहां से जरूर मिलने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं, ताकि आपको यहां से एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए। अब मैंने आपको बताया कि भारत में उग्रवाद के उदय का श्रेय बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। तो इनका एक काफी प्रसिद्ध डायलॉग है जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वह मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसका स्टेटमेंट है? बाल गंगाधर तिलक जी का ही स्टेटमेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो समझ गए होंगे आप चरमपंथी कौन है? गर्म दल का नेता विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। और इसी के साथ में फिरोज शाह मेहता, एमजी रनाडे और दादा भाई नौरोजी कौन है? यह नरमदली नेता है। याद दोस्तों, जब आप ये पॉइंटों को कॉपी में लिखेंगे ना, तभी आप लोगों को फायदा होने वाला है। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो ये तो दोस्तों काफी सरल है। आपने कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में तो पढ़ा ही होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में पर्सनली आप कंप्यूटर भी ऐड कर दिया गया है, यानी कि 3 से 4 प्रश्न आप मान के चलो कि कंप्यूटर के होते ही होते हैं। देखिए, एक कंप्यूटर सिस्टम आपको बताया कि इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। इनपुट क्या होता है कि ऐसे यंत्र जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं या कंप्यूटर में डाटा इनपुट कराते हैं, यानी कि जो काम आप कंप्यूटर से कराना चाहते हैं वो आप उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं या कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? इनपुट डिवाइसेस। तो अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है कि ऐसे यंत्र जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और कंप्यूटर उन पर प्रोग्राम के अनुरूप कार्य करता है, उसे हम कहते हैं क्या? इनपुट डिवाइसेस।
ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जिन यंत्रों के द्वारा कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराया जाता है या जिन यंत्रों से आंकड़े, शब्द, निर्देश, मेमोरी आदि कंप्यूटर में इनपुट कराए जाते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, नोट करिएगा दोस्तों। कीबोर्ड, ये तो सबको पता है। माउस, देखिए कीबोर्ड से आप क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, तभी तो कंप्यूटर में आपका टाइप होता है ना। जिस चीज से आप इनपुट दे रहे हैं वो होगा आपका इनपुट डिवाइस, और जिस चीज में आपको आउटपुट मिल रहा है, यानी कि जिस चीज में आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है जो आपने इनपुट किया है, उसे बोलते हैं क्या दोस्तों, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइसेस की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि ऐसे उपकरण या ऐसे यंत्र जो प्रोसेस के बाद, इनपुट डिवाइसेस के बाद प्रोसेस के उपरांत रिजल्ट देते हैं या निर्देश प्रदर्शित करते हैं, वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जो भी आपने इनपुट दिया उसके बाद में कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस हुई जानकारी को आप जहां पे देखते हैं वो होता है हमारा क्या, आउटपुट डिवाइस। इनपुट यानी कि जो आप डाटा इनपुट कर रहे हैं उसे इनपुट डिवाइसेज, और जो तुम्हें मिल रहा है, जो तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, वो आउटपुट। जैसे दोस्तों कीबोर्ड से आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद में आपको मॉनिटर में वो चीज शो हो रही है ना, तो कीबोर्ड आपका क्या होगा, इनपुट होगा, क्योंकि कीबोर्ड से आप क्या कर रहे हो, उसमें डेटा इनपुट कर रहे हो, यानी कि कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हो। माउस से आप क्या कर रहे हो, माउस रोटेट करके आप माउस राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक कर रहे हो, तो वहां से आप कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हो कि भाई तू इस फोल्डर में जा और इस फाइल पे क्लिक करके मुझे दिखा, वो इनपुट है। फिर जो तुम्हें सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, अपने मॉनिटर की स्क्रीन पे जो दिखता है, वो क्या होता है, फिर आपका आउटपुट डिवाइसेज होता है, जो कि प्रोसेस के बाद में चीजें पता चलती है। तो इनपुट डिवाइसेज कौन कौन सी होती हैं, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस याद रखना है। जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइसेज है, ठीक है। स्कैनर इनपुट डिवाइसेज है, क्योंकि आप स्कैन करने के लिए फाइल डालते हैं ना, स्कैनर, उसके बाद में आपको स्कैन होकर वो चीज दिखती है, ठीक है। इसी के साथ साथ में माइक्रोफोन भी आपका इनपुट डिवाइस है, वेबकैम भी दोस्तों आपका इनपुट डिवाइस है, और बारकोड रीडर स्कैम इनपुट डिवाइसेज है। ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी आपकी क्या है, इनपुट डिवाइसेज है। लाइट पेन आपने पढ़ा होगा काफी बार, लाइट पेन, ठीक है, तो जो डिजिटल बोर्ड पे हम प्रयोग करते हैं वो भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइसेज है। टच स्क्रीन हमारी, हाँ, जो टच स्क्रीन वाले फोन होते हैं ये भी क्या है, सभी हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं। और एक होता है टैग रीडर, ये भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो ये इनपुट डिवाइसेस आपको जरूर याद रखने हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये तो सबको याद रहते हैं, लेकिन ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, और ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और लाइट पेन और टच स्क्रीन, ये भी क्या है, हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं। अब यहां पर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइसेज है। देखिए कीबोर्ड क्या इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन क्या इनपुट डिवाइसेज है, वेबकैम क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं कि भाई तुझे ये काम करना है, तो मेरी कहना मान, तुझे ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, फिर आता है आपका आउटपुट डिवाइसेज, जो काम करने के बाद में आपको जहां पर वो स्क्रीन में दिखता है वो होती है आपकी आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज कौन कौन सी होती है, मॉनिटर यानी कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन, ठीक है। प्रिंटर, जहां से आप अपना क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, आपने देखा हो ना, पीडीएफ फाइल काफी बार प्रिंट करते हो, प्रिंटर के माध्यम से क्या हो रहा है, जो भी आपने प्रोसेस करी है उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो होता है हमारा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसी के साथ साथ में स्पीकर दोस्तों, देखिए माइक्रोफोन और स्पीकर, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइसेस है और स्पीकर दोस्तों क्या आपका आउटपुट डिवाइस है। क्यों, क्योंकि माइक्रोफोन में आप इनपुट दे रहे हैं। देखा होगा आपने, जब आप भी कहीं भी लाइव क्लासेस वगैरह वगैरह यूट्यूब पे देखते हैं तो वो यहाँ पे माइक टाइप का लगाए रहता है, ठीक है, अपने चेस्ट में या यहाँ पे नेक के आसपास में, तो क्या होता है, वो माइक्रोफोन होता है, उसके माध्यम से आप इनपुट दे रहे हैं अपना, आप बोल रहे हैं, तो वो माइक्रोफोन उससे कैच करके क्या करता है, उसे एम्पलीफाई करके फिर शो करा रहा है। लेकिन स्पीकर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आपने डैक लगाया घर में, वो होम थिएटर वगैरह वगैरह, तो वो क्या होते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेज होते हैं, ठीक है। प्लॉटर, प्लॉटर दोस्तों जरूर याद रखना है, प्रिंटर और प्लॉटर दोनों क्या है, आउटपुट डिवाइसेज है। और स्क्रीन इमेज प्रोटेक्टर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये भी क्या है, आपका आउटपुट डिवाइसेज है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज के बारे में आपको इतने फैक्ट जरूर याद रखने हैं। फिलहाल आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा, अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। ये दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, वर्ल्ड जियोग्राफी का ये क्वेश्चन है, और आगे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में कौन सी प्लेट पाई जाती है, तो नजका प्लेट पाई जाती है, ठीक है। क्या नजका या नजाका प्लेट भी इसे कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी, यानी कि प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, यानी कि हमारे महाद्वीप, महासागर, पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी व्याख्या करता है हमारा क्या, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग दोस्तों, हमारा जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ के नीचे क्या होता है, बहुत सारी प्लेटें स्थित है, जो प्लेटें क्या है, मूवेबल रहती है, यानी कि वो लगातार गतिशील रहती हैं। और इन प्लेटों की संख्या कितनी है ये नहीं कहा गया है, कुछ लोग कहते हैं 6 है, कुछ लोग कहते हैं 10 है, कुछ लोग कहते हैं 20 है, ठीक है। तो वहीं से प्रश्न पूछा गया कि कौन सी प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है, तो नजका प्लेट। और ये प्लेट होती किसके अकॉर्डिंग है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महाद्वीप, महासागर या पर्वतों की उत्पत्ति में कौन सा सिद्धांत सबसे प्रमुख माना जाता है, तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी उसे सबसे प्रमुख माना जाता है। और प्रश्न पूछा गया था कि दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में नजका प्लेट पाई जाती है। अब नजका प्लेट के साथ साथ में यहाँ पे कुछ अन्य प्लेट भी हैं, जैसे कि अरबी प्लेट। तो अरबी प्लेट किस किस के मध्य में पाई जाती है दोस्तों, तो
अरब प्रायद्वीप वाले क्षेत्र में मेनली हमारी अर्मेनियन प्लेट पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ में हमारी क्या कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर के प्लेटों के मध्य में पाई जाती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, अगला है यहाँ पे क्या, फिलिपीन प्लेट कहाँ पे पाई जाती है, एशिया और प्रशांत महासागरीय प्लेट का जो मध्य वाला भाग है वो हमारा फिलिपीन प्लेट होता है। तो किसी भी प्रकार की प्लेट के बारे में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको इन प्लेटों के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों कि स्थलमंडी प्लेटों की संख्या के विद्वानों के बारे में एक मत नहीं है। कुछ लोगों ने इसकी संख्या 10 बताई है, कुछ लोगों ने 20 बताई है, कुछ लोगों ने 7 बताई है, कुछ लोगों ने 14 बताई है। ठीक है, ये तो अलग अलग है। ठीक है, और ये प्लेटें मेनली 3 प्रकार की होती है। एक होती है महाद्वीपीय प्लेट, दूसरा होता है महासागरीय प्लेट एवं महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट, यानी कि 3 प्रकार की मुख्यतः प्लेटें होती है। फिर इनके अंतर्गत हमारे अलग अलग प्लेटें आती है। तो ये सारी प्लेटें आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उत्तरी अमेरिकन जो प्लेट है वह किस किस के मध्य में स्थित है, तो इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका तथा मध्य अटलांटिक कटक तक अटलांटिक के पश्चिमी भाग पर होता है। ठीक है, और जो हमारी कैरिबियन प्लेट है, कोकोस प्लेट है, यह भी क्या होता है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट से पृथक होती है। अगला होता क्या है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप तथा दक्षिणी अटलांटिक के पश्चिमी भाग के मध्य में अटलांटिक कटक तक विस्तृत प्लेट के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये सारी प्लेट आपको नोट करनी है। देखिए, प्रशांत महासागरीय प्लेट कहां से कहां तक है, यूरेशियाई प्लेट दोस्तों, ये आपको याद नहीं, यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया पर स्थित जो प्लेट है वह यूरेशियाई प्लेट है। ठीक है, यह मुख्य रूप से क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है। और इसी के अंतर्गत कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी स्थित है हमारी, जिसमें पर्शियन प्लेट और चीनी प्लेट आती है। तो यूरेशियाई प्लेट अगली बार आपसे पूछा जाता है कि कौन सी प्लेट मुख्य रूप से जिसका विस्तार यूरोप और एशिया में है, तो यूरेशिया प्लेट। ठीक है, अगला है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ये प्रायद्वीपीय अरब से लेकर ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर के अधिकांशतः भाग पर फैली हुई है। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट दोस्तों, ये समस्त अफ्रीका दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग तक विस्तृत है। अगला है अंटार्कटिक प्लेट। यह मुख्य रूप से महाद्वीप और महासागरीय प्लेट है और अटलांटिक महाद्वीप और इसके चारों ओर विस्तृत सागर पर यह प्लेट आपकी फैली हुई है। ठीक है, अगला है कोकस प्लेट। ये भी ऑप्शन में पूछा गया था। तो यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य में स्थित है। नज़का प्लेट जो कि आपसे एग्जाम में पूछा गया था, यही पॉइंट कि इसका विस्तार क्या है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य में स्थित है, और यही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया था। सारी प्लेटें नोट करनी है। ठीक है, अरेबियन प्लेट, यह प्लेट अधिकतर अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, अगला है फिलिपाइन प्लेट। यह प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य में स्थित है। अगला है कैरोलिन प्लेट। यह न्यू गिनी के उत्तर में स्थित प्लेट है। अगला है प्लेटों की सीमाएं, अब सारी सीमा, ये सीमा। ठीक है, तो आपको ये चीजें ना, ये प्लेटें सारी नोट डाउन कर लेनी है दोस्तों, क्योंकि आगे भी आपसे यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला चौथा क्वेश्चन दोस्तों, ये भी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, और काफी अच्छा क्वेश्चन मैं इसे कहूंगा कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति शुरू की थी, जिसके तहत छात्रों और पेशेवरों को कार्य करने के लिए भेजा गया था। तो महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति दोस्तों, जिसे जीपीसीआर यानी कि ग्रेट सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो माओ जेडोंग या माओ से तुंग, ये इनका नाम था। इनके द्वारा महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की गई थी। छात्रों और पेशेवरों को कार्य करने के लिए इस क्रांति के तहत भेजा गया था। अब ये जो महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इस महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत हुई थी 16 मई 1966 से। आगे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि चीन और महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का संबंध किस देश से है दोस्तों, तो चीन से इसका संबंध है। कहां से, चीन से। और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा 16 मई 1966 को महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की गई थी। और इस क्रांति की शुरुआत किसने करी थी, माओ जेडांग या माओ से तुंग के द्वारा 16 मई 1966 को इस महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की गई थी। और यह क्रांति 10 वर्षों तक चली थी, यानी कि 1966 से लेकर 1976 तक हमारी ये क्रांति चली थी। और माओ से तुंग, जिनका नाम था माओ जेडांग, यह उस टाइम पे क्या थे, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। और इनके द्वारा ही इस महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति को शुरुआत की गई थी। और कहां की ये क्रांति है, याद रखना आपको दोस्तों, चीन से संबंधित है महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का। ठीक है, शुरुआत माओ जेडांग ने 1966 में करी थी। और ये मुख्यतः दोस्तों हमारी क्या है, एक सांस्कृतिक क्रांति है, जिसके तहत सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन भी कई सारे हुए थे। ठीक है, तो याद रखना है कि महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति ग्रेट सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति भी कहा जाता है, जिसके तहत छात्रों और पेशेवरों को कार्य करने के लिए भेजा गया था। तो किस नेता ने शुरू करी थी, माओ जेडांग ने शुरू करी थी। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, 1966 में 10 वर्षों तक चली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पांचों क्वेश्चन। वैसे तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, लेकिन इससे संबंधित फैक्ट्स भी आपको याद होने चाहिए कि निम्नलिखित में से किस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक C32LH2 दिया है। ये दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, किसने दिया है, हिंदुस्तान
एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, HAL के द्वारा इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बड़ा जो क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक C32LH2 दिया गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका आंसर। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन यहां से आपको दो टर्मिनोलॉजी समझनी है। एक है हमारा इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, और दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि ये दोनों प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए। सबसे पहले हम इसरो का पोस्टमार्टम करते हैं। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। यूके ट्रिपल पहले पूछ चुका है दोस्तों ये प्रश्न की इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई के द्वारा इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है या हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? बेंगलुरु में, बेंगलुरु या बेंगलोर में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है कि इसरो के वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है या निदेशक कौन है? तो के सिवान क्या है इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है। तो इसरो का पोस्टमार्टम हो गया। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। अगला है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम HAL की संज्ञा भी देते हैं, और मुख्यतः इसका काम होता है क्या? हवाई संयंत्रों का ये निर्माण करता है HAL, ठीक है। HAL की स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1940 को बेंगलुरु में बालचंद हीराचंद के द्वारा HAL की स्थापना की गई थी। और इसी HAL के द्वारा दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है जो इसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान को C32LH2 यानी कि सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक दिया है। आगे भविष्य में आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि निम्न में से किसके द्वारा इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक दिया गया है, या HAL के द्वारा कौन सा प्रोपेलेटिक टैंक दिया गया है? तो C32LH2 दिया गया है। अच्छा प्रश्न है। अगला और छठा प्रश्न दोस्तों ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। देखिए दोस्तों, ये अंग्रेजी में ना आदमी इसमें घूम जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का मतलब कुछ नहीं होता, दुग्ध क्रांति होता है। दुग्ध क्रांति जिसे हम क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड का है, दुग्ध क्रांति का है या श्वेत क्रांति का है, तीनों एक ही चीज है, जिसका मुख्यतः ये क्या होती है? डेयरी क्षमता की, मतलब डेयरी क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक उपयोगी मिशन है। यानी क्या कह सकते हैं कि दूध की कमी को दूर करना और दूध के उत्पादन या डेयरी क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के अंतर्गत जो मिशन स्टार्ट किया गया उसे हम बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, जिसे दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों, या श्वेत क्रांति का संबंध किससे? सबसे पहला प्रश्न होता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है या ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध क्रांति से इसका संबंध है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 13 जनवरी 1970 को दोस्तों मुख्यतः दूध की कमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। और दूध का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है विश्व में? तो दूध का सर्वाधिक उत्पादन भी दोस्तों विश्व में कहां पे होता है? हमारे देश भारत में ही होता है। और इस ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 13 जनवरी 1970 दुग्ध क्रांति और श्वेत क्रांति की शुरुआत भी तभी से हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है डेयरी क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने हेतु। अब एक होता है दोस्तों ऑपरेशन फ्लड, जिसका अर्थ होता है दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति, ठीक है। अगला दोस्तों होता है कि हमारा ऑपरेशन ग्रीन, जिसका अर्थ होता है हरित क्रांति, क्योंकि हरित क्रांति से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1960 के दशक में दोस्तों माना जाता है हरित क्रांति की शुरुआत। और भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1966-67 में भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे या विश्व स्तर पर हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय जाता है। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1966-67 में हुई थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक है भारत में। और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वह नॉर्मन बोरलॉग जी। इतने पॉइंट आपको यहां से डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये भी दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा। इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा दोस्तों? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या है? नेताजी कहा है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? वो थे चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो देश बंधु किसका उपनाम है? चित्तरंजन दास जी का ही उपनाम है। अब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को ओडिशा में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1945 में, हवाई दुर्घटना में ये मर गए थे। और इनकी मृत्यु का अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि कैसे इनकी मृत्यु हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी हत्या कर दी गई थी, कुछ लोग कहते हैं कि ये जीवित हैं अभी भी, पता नहीं, मतलब अलग अलग टाइप की भ्रांतियां इनके बारे में फैलती है। तो इनका जन्म आपको याद रखना है, 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। इसी कारण
23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी मनाई जाती है। और इसीलिए दोस्तों आपका मार्च माह में ये प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि ये करंट के टॉपिक से रिलेट कर रहा था। तो देखिए 23 जनवरी हुआ तो फरवरी मार्च, तो एक हिसाब से करंट में जितनी भी चीजें होती है ना, आपको उससे संबंधित स्टैटिक जीके भी पढ़ना है। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु है कौन? चित्तरंजन दास जी। आप सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में 1 से 2 फैक्ट याद कर लेते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसका कथन है? सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है। सुभाष चंद्र बोस जी को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। कब? 3 मई 1939 को। याद रखना आपको, राष्ट्रीय कांग्रेस गांधी जी से इनका विवाद हो गया था, जिस कारण इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर एक नए ब्लॉक की स्थापना की थी। इसका नाम था क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक। और कब करी थी? 3 मई 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। तो प्रश्न एक बार इस प्रकार से भी यहां से पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महात्मा गांधी जी के साथ विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने किस की स्थापना करी? निम्न में से किस पार्टी की स्थापना करी या किसकी स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी 3 मई 1939 को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? आजाद हिंद फौज के संस्थापक भी कौन है या किसने इसकी स्थापना करी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही करी थी। और कब करी थी? 1942 में सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। और प्रश्न यहां से एक बार इंपोर्टेंट ये भी पूछा गया कि किस देश के सहयोग से इन्होंने किया था? तो जापान के सहयोग से इन्होंने किया था। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो आपको यार शेयर जरूर करनी है, ठीक है। अगला क्या है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये पॉइंट पे आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न, ये भी दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया था? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को कब अपनाया था? तो 1985 में अपनाया था। आप देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा टॉपिक है कि यूके ट्रिपल हर एग्जाम में इन संघों से एक प्रश्न पूछता है। जैसे कि या तो WHO उठा लेगा, यूएनओ उठा लेगा, यूनेस्को उठा लेगा, या अलग अलग टाइप के जो भी संगठन है, संस्थाएं हैं, वहां से एक प्रश्न हर एग्जाम में आता है। तो ये संगठन संस्थाएं भी आपको कर लेना अच्छी तरीके से। तो यूएनओ के बारे में बात कर लेते हैं हम दोस्तों। यूएनओ, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945। ये डेट आपको रामबाण डेट है, याद करनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न आता है कि क्या भारत यूएनओ का सदस्य है? बिल्कुल है। कब से है दोस्तों? जब से इसकी स्थापना हुई 1945 से ही क्या है? भारत यूएनओ का सदस्य है। अब बात आती है, एक और प्रश्न यहां से बनता है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें किस वृक्ष को दिखाया गया है? कि किस पत्ती को दिखाया गया? तो जैतून की पत्ती को इसमें दिखाया गया है। जो इनका प्रतीक चिन्ह है तो उसमें किस पत्ती का प्रयोग या किस वृक्ष का प्रयोग किया गया है? तो जैतून की पत्ती का इसमें प्रयोग किया गया है। और यह प्रश्न अभी हाल ही में शायद लेक्चरर या उससे पहले एक एग्जाम पेपर हुआ था आबकारी या प्रवर्तन का, वहां पर भी पूछा गया था कि किस वृक्ष को दिखाया गया। इसके प्रतीक चिन्ह में जैतून के वृक्ष को दिखाया गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना प्रतीक चिन्ह कब निर्धारित किया? 1947 में निर्धारित किया था। अब यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ का तो पोस्टमार्टम हो गया। प्रश्न है क्या? उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को कब अपनाया? संयुक्त राष्ट्र ने 1985 में अपनाया था। अब यहीं से एक प्रश्न और आता है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम कब आया था? तो उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम 1986 में आया था। क्यों? क्योंकि जब 1985 में यूएनओ के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया गया था, उसके एक वर्ष बाद ही उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम आ गया था, ठीक है। इसी के साथ साथ में एक और प्रश्न इंपोर्टेंट है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कि विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों कब? 15 मार्च को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। इतने पॉइंट आप लोग को यहां से डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई थी दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया दिवस अभी हाल ही में मनाया जाएगा। आपका 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और जो मलेरिया रिपोर्ट है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट या वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020, ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। WHO के द्वारा ये जारी की जाती है, ठीक है। और कब जारी की थी? अभी ये दिसंबर 2020 में जारी की थी। इसलिए करंट अफेयर्स के फॉर्म पर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया गया था। तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट किसने जारी की? विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जारी की। अब WHO भी आयोग का क्या है दोस्तों? फेवरेट टॉपिक है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। WHO का हेडक्वार्टर कहां स्थित है दोस्तों? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में।
जेनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है WHO का हेडक्वार्टर स्थित है। दिसंबर 2020 में इसने अपनी मलेरिया रिपोर्ट जारी की थी, जिसके तहत दोस्तों भारत को मलेरिया रहित घोषित किया गया। भारत ने सर्वाधिक मलेरिया के जो आंकड़े थे उसमें कमी करी है और सर्वाधिक प्रतिबंध मलेरिया पर लगाया है और अच्छी योजनाएं बनाई हैं। और इसी मलेरिया रिपोर्ट में मलेरिया के बारे में बताया गया है कि किस देश का कैसा प्रदर्शन रहा, आगे मलेरिया की रोकथाम के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या विश्व स्तर पर किए जाने की प्रोसेस चल रही है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई थी। तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई थी। अब मलेरिया दिवस के बारे में थोड़ा सा बहुत बात कर लेते हैं कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2020 में मलेरिया दिवस की थीम क्या थी? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, इसकी थीम थी। अगला प्रश्न ये बनता है कि मलेरिया दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? तो 25 अप्रैल 2008 को सर्वप्रथम, 25 अप्रैल 2008 को सर्वप्रथम, ठीक है, 25 अप्रैल 2008 को सर्वप्रथम मलेरिया दिवस मनाया गया था। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अगला और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और वेतन रोजगार निर्माण करना है। देखिए तो क्या प्रश्न पूछा गया है कि शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और वेतन रोजगार निर्माण करना किस योजना का उद्देश्य है? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसे बोलते हैं SJSRY योजना दोस्तों, इसके तहत शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और वेतन रोजगार का निर्माण करना यानी कि गरीबी को दूर करना इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। यानी कि शहर में जो भी लोग रह रहे हैं उनको कैसे रोजगार दिया जाएगा, कैसे स्वरोजगार वो अपने क्षेत्रों में कर सकते हैं, कैसे उनकी गरीबियों को दूर किया जाएगा। इसी उद्देश्य से सन 1997 में, आपको याद रखना है, सन 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई थी। और डेट पूछा जाएगा कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1 दिसंबर 1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को स्वरोजगार और वेतन रोजगार का निर्माण करना और गरीबी को दूर करना इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। अब जैसे दोस्तों यह स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, इसी प्रकार से एक स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना भी है, ठीक है। तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है उसे दूर करना है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और वेतन रोजगार का निर्माण करना है। अब यहीं से प्रश्न आता है कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। तो दोस्तों आज हमने मात्र 10 क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको इतनी चीज बता रहा हूं ना, ये 10 प्रश्नों से आपने 150 से ज्यादा क्वेश्चन अपने स्ट्रॉन्ग किए हैं। यूके SSC के प्रीवियस एग्जाम पेपर अगर आपने दिए हैं तो आप खुद देखिएगा कि हर एग्जाम में आपको ये जो टॉपिक आप पर्सनली पूछे गए ना, योजनाओं से प्रश्न पूछा जाता है, संगठनों से प्रश्न पूछा जाता है, INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न पूछा जाता है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसरो, हेल या WHO, UNO, इन टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वही चीजें आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आपसे पूछी जाएगी, बस प्रश्न को पूछे जाने का फॉर्मेट अलग अलग होगा। तो अगर आप लोग इस सब सीरीज को सपोर्ट करेंगे तो इस सीरीज हमारी दोस्तों आगे चलती रहेगी। तो आपको दबा के इस सीरीज को शेयर करना है और आप ही के ऊपर निर्धारित है कि ये सीरीज अब आगे चलेगी या नहीं चलेगी। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को दोस्तों जरूर भेजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।